साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को आप हल्के में नहीं ले सकते। या तो आप विरोध कर सकते हैं या समर्थन कर सकते हैं, न्यूट्रल होकर आप देख ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्तों बात वो ऐसी है नहीं, वो बिल्कुल एक्टिवली जिस तरीके से काम करते हैं ना, आजकल जेनजी भी अगर ध्यान से देखे ना तो उनके लिए उनसे बड़ा आदर्श हो ही नहीं सकता। लेकिन आज बात थोड़ी आगे की करेगी दोस्तों। आज के दिन के ही इंतजार में थे मोदी शाह। जो लोग समझते हैं कि मोदी जी थक गए, मैं तो बहुत सारे वीडियो देखता हूं दोस्तों जिसमें लिखा है कि बस मोदी जी का ये सियासी जो जीवन है, सियासी पारी ये खत्म होने वाली है। कभी भी ये दीपक, सियासी दीपक की बात कह रहा हूं, ये बुझ सकता है। लेकिन देखिए दोस्तों, किस तरीके से समय बदलता है और प्रधानमंत्री मोदी कैसे इसका इंतजार करते हैं, आज की कहानी में यही दिखाने जा रहा हूं। प्रधानमंत्री मोदी को हल्के में लेना किस तरीके से भारी पड़ता है, आज उसके सबूत दिखाऊंगा, दो बड़े फैसले भी दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं दोस्तों। आज के दिन तो इंतजार रहता है अपनी बहनों के पास जाकर के राखी बंधवाऊं। मैंने भी राखी बंधवा ली है दोस्तों, और आप सब भी जरूर बंधवाइएगा अपनी बहन के पास। लेकिन इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी की तस्वीर भी सामने आ जाए। इस पर जरूर एक कमेंट कीजिएगा, क्या मिलेगा ये जरूर बताइएगा। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज की कहानी जेनजी से जुड़ी हुई है। जेनजी आंदोलन से प्रधानमंत्री मोदी को कितना फर्क पड़ा, आज उसका सबूत दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले दो तीन बैकग्राउंडर चीजें आपको बताता हूं। अभिजीत दीपके जेनजी का सबसे बड़ा चेहरा बन गए, कह लीजिए अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट लिबरल गैंग के लिए। लेकिन इनको एक बड़ा शौक रहा है। इनको शौक ये रहा है कि बस भारत पहुंचे और गिरफ्तार हो जाए। इनको लग रहा था कि पूरी दुनिया की हेडलाइन में छप जाएंगे, देखो अमेरिका से आते ही अभिजीत दीपके गिरफ्तार हो गया। भूल तो नहीं गए, ज्यादा पुरानी नहीं, 2 महीने पुरानी घटना आपको दिखा रहा हूं। लेकिन दिल्ली पुलिस ने गजब कर दिया। दिल्ली पुलिस एयरपोर्ट पहुंच गई। जैसे ही अभिजीत दीपके भारत पहुंचा, दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचा, ये बाहर क्या तमाशा करेगा, दिल्ली पुलिस पहुंच गई। हाँ भाई, तेरा क्या प्लान है? बोला मैं तो थाने जाऊंगा, वो लूंगा, मैं परमिशन लूंगा। बोला ले तू, परमिशन तुझे यहीं दे दिया तेरे पास आकर के। वो गए जंतर मंतर, सारा फ्लॉप ही रहा। बाद में चीजें बदली, वो तो आप जानते हैं। आज के दिन की परिस्थिति ये है दोस्तों कि ये व्यक्ति फिर से गुहार लगा रहा है कि किसी तरीके से ये गिरफ्तार हो जाए। आपको ये दिखा रहा हूं, अभिजीत दीपके ने कहा मैं अमेरिका से जेल जाने के लिए ही आया था। ये मना रहा है कि जेल में डाल दो, ये बार बार कह रही है। बिल्कुल लेटेस्ट खबर आपको दिखा रहा हूं। अब समय आ गया है दोस्तों। अब मोदी जी तो आपको जेल में डालेंगे नहीं, मोदी जी ये काम करते नहीं। लोगों को बहुत गुस्सा आ रहा था, कह रहे मोदी जी तो बहुत ढीले पड़ गए, मोदी जी एक्शन नहीं लेते। मोदी जी क्यों एक्शन लेंगे भाई? समय एक्शन लेता है। अब समय की परीक्षा पूरी हो गई है। आप बोलेंगे कैसे, ऐसा क्या हो गया? तो भाई, लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा क्या होती है दोस्तों? चुनाव होता है। चुनाव तो अभी है नहीं, यूपी चुनाव में भी अभी 6 महीने हैं। एक सर्वे आया है और वो सर्वे आपको दिखाना चाहता हूं। मूड ऑफ द नेशन, इंडिया टुडे का एक सर्वे है दोस्तों। बहुत अच्छा सर्वे है ये। सर्वे जेनजी आंदोलन के बाद का सबसे बड़ा सर्वे है। कितने लोग हैं, ये कब से लिया मैं बताता हूं। 1 जुलाई 2026 से 25 अगस्त 2026 के बीच, मतलब जेनजी आंदोलन के बाद में है। इसमें अलग अलग आयु, वर्ग, जाति, धर्म, लिंग के 25,184 वयस्कों की राय ली गई। इसके अलावा पिछले 24 हफ्ते में 91,795 यानी कुल 1,16,644 लोगों की राय को निचोड़ करके यह बताया गया है। इसमें यह भी लिखा है कि इस आंकड़े में 3 से 5% का एरर हो सकता है। इतना तो चलिए होता है, लेकिन एक आपको मूड ऑफ द नेशन, क्या लोगों की राय है। अब आप आश्चर्य से भर जाएंगे भैया।
मैं तो सीधे आंकड़े दिखा देता हूं आपको। इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे है, जरा इस ग्राफिक्स को देखिए ध्यान से। क्या लिखा है? एनडीए 326, इंडिया 185, अन्य 32। एनडीए को कितनी सीट मिली थी 2024 में? 293 सीटें। और आज अगर अभी चुनाव होते हैं तो मोदी जी और गठबंधन को 326 सीटें, माने 26 और 7, 26 4 30, 33 सीटें बढ़ जाएंगी, 33 सीटें। अब ये जेनजी आंदोलन से मोदी जी को नुकसान हो गया या लाभ हो गया? मतलब दुनिया में कोई ऐसी शक्ति नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह दे कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये कोई नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री आएगा तो मोदी ही, ये चलता है ना स्लोगन, आएंगे तो मोदी ही, यही तय हो गया। लेकिन इस बार पिछली बार से ज्यादा बहुमत के साथ आएंगे, क्योंकि इस जेनजी आंदोलन ने कमाल कर दिया है। इसके कुछ और आंकड़े दिखाता हूं दोस्तों। पार्टी वाइज भी इसने थोड़ा ब्रेकअप दिया है। अब जैसे आप इसको देखिए, इंडिया टुडे मैंने स्क्रीन से लिया है। ये क्या लिखा है? बीजेपी 261, अदर्स 176, कांग्रेस 106 पार्टियों में विभक्त कर दिया है। आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को 261 सीटें, पिछली बार कितनी आई थी? 240, यानी 21 सीटें बढ़ गई हैं। पूरे एनडीए को 34 और भाजपा को अकेले 21 सीटें। ये होती है ताकत, यानी भाजपा बहुमत के एकदम करीब चली गई। और आप आज लिखकर रख लीजिए दोस्तों, भाजपा 303 का रिकॉर्ड जरूर तोड़ेगी 2029 में। ये अभी आप लिखकर रख लीजिए, कोई नहीं रोक सकता। भाजपा वो 400 पार वाला गलती नहीं करेगी किसी भी कीमत पे। ये जेनजी आंदोलन का असर दिखा रहा हूं दोस्तों। मैं परसेंटेज ऑफ वोट ये भी दिया है। मैं सिर्फ बीजेपी कांग्रेस की, एनडीए और इंडिया की बात नहीं कर रहा। बीजेपी को 39% वोट मिलेंगे। पिछली बार कितना मिला? ये -2 -1 ये सब पे मत जाइए, जो नीचे लिखा हुआ है ये इसने अपने सर्वे से तुलना की है, पिछली बार जो सर्वे किया होगा। 2024 में भाजपा को 36.56% वोट मिले थे, इस बार 39%, करीब करीब 2.5% की बढ़ोतरी सिर्फ भाजपा को। कांग्रेस को 21.19% और अभी सिर्फ 21%, यानी कम ही है। इन्होंने राउंड फिगर कर दिया, क्या किया नहीं पता, लेकिन या तो बराबरी में है या नीचे गए। ये जेनजी आंदोलन का असर है दोस्तों। लेकिन असली परीक्षा भी बाकी है। असली सवाल जहां मेरा ध्यान टिक गया था वो मैं आपको दिखाता हूं। जेनजी को लेकर के सवाल पूछा गया और ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि सीजेपी अगर चुनाव लड़ी, कॉकरोच जनता पार्टी, तिलचट्टे अगर चुनाव लड़ेंगे तो होगा क्या? इस पर भी जवाब दिया गया है। लोगों के मूड को टटोलने की कोशिश की गई है। देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी परीक्षा तो चुनाव ही होता है। कोई अगर चाहेगा लठैती करके डंडे के बल पे कर ले तो उसका कोई अर्थ नहीं है। फिर तो आपको बांग्लादेश करना पड़ेगा, फिर तो आपको कुछ भी कर सकते हैं, उस पर अलग कोई वीडियो बनाना पड़ेगा। यहां तो ये सर्वे इस समय चूंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों के बीच किया गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। आपको जरा ग्राफिक्स दिखाता हूं, ये देखिए। इसमें सवाल पूछा गया कि सीजेपी केवल दबाव समूह बना रहे या चुनाव लड़े। अब देखिए प्रतिशत, देखिए 39% ने कहा कि चुनाव ना लड़े, दबाव समूह बना रहे। सिर्फ 26% ने कहा कि चुनाव लड़े, सिर्फ 26% ने। अच्छा, ये चुनाव लड़े कौन चाहता होगा? कल्पना कर सकते हैं भाई, 40 20 60 65% लोग हैं मान लीजिए। बाकी ने क्या कहा होगा लिखा नहीं।
यानी ये 26% वो इंडिया वाले होंगे, इंडिया अलायंस वाले होंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। और एक ग्राफिक्स दिखाता हूं नीचे कि सीजेपी अगर चुनाव लड़ी तो वोट करेंगे। 33% ने कहा हां, 43% ने कहा नहीं। यानी 26% कह रहे हैं कि चुनाव लड़े। उन 26% में भी 43% कह रहा है कि हम वोट ही नहीं देंगे। एक बात मानकर चलिए, भाजपा वाले जो होंगे ना, वो इधर नहीं आएंगे। कौन आएगा जानते हैं? इंडिया अलायंस वाले आएंगे। ये नुकसान किसको पहुंचाएंगे भाई? ये पूरा का पूरा तो तुष्टीकरण वाले लोग हैं, मुस्लिम परिस्थिति वाले लोग हैं। ये तो, इसमें तो कहीं दो मत अब रहा नहीं, क्योंकि जिनके मंच पे भगवान राम को लेकर अपशब्द बोले गए और वहां पर सब कुछ चल रहा था, कम से कम भाजपा वाले इसको तो वोट नहीं देंगे। तो देगा कौन? इंडिया अलायंस वाले देंगे। तो ये नुकसान पहुंचाएगा किसको? कल्पना कीजिए ना, ये कांग्रेसियों को नुकसान पहुंचाएंगे। भाजपा के तो दोनों हाथों में लड्डू है दोस्तों। यही इंतजार था, इसी बात का इंतजार था मोदी शाह को। ये तो प्रतिफल है। मोदी शाह ये चाहते थे कि अभिजीत दीपके, ये जो पूरा गैंग है तिलचट्टों का, इसके खिलाफ कुछ करना नहीं है। जो जेन्युइन मांग है विद्यार्थियों की, वो तो मान लेनी है। कोई थोड़ी ना यहां हिटलर शाही चलेगी किसी की नहीं चलेगी। मोदी के रहते तो नहीं चलेगी भाई। जो जेन्युइन डिमांड है वो तो मांगना ही है, मान जाना है, चाहे वो अभिजीत दीपके आके मांगे या कोई दूसरा मांगे। अब देखिए, इसका उदाहरण आपको देता हूं। दो बड़े फैसले, कल ही का ये फैसला है। ये कल जेपी नड्डा जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, आरक्षण के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी, जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था। कई लोगों से बातचीत की है। हर्ष दुबे, रण बहादुर सिंह चौहान, मृत्युंजय पाठक, ये टीम के सदस्य थे। इनके साथ बातचीत हुई, सकारात्मक बातचीत हुई। फिर यह भी कहा, जेपी नड्डा ही हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जिससे आशुतोष रांका और सौरभ दास मिलने गया था। इन्हीं के साथ मिलने गया था ना, तभी तो बातचीत हुई थी। फिर इन्होंने कहा कि फिर हम आगे बातचीत करेंगे। अच्छा, ये मांग क्या कर रहे हैं? आरक्षण के खिलाफ ये कह रहे हैं संशोधन होना चाहिए। हर वर्ग उठता है दोस्तों, इस बात को याद रखिएगा। जेपी नड्डा जी ने बाकायदा एक ट्वीट किया है, देखिए क्या लिखा है। 21 अगस्त को जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के उपरांत पूर्व निर्धारित समय के अनुसार श्री हर्ष दुबे, श्री रण बहादुर सिंह चौहान व श्री मृत्युंजय पाठक टीम के सदस्यों से सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई। इस क्रम में हम शीघ्र ही फिर मिलेंगे, ये जेपी नड्डा कह रहे हैं। यानी ऐसा नहीं है कि जेनजी के नाम पे सारा ठेका जो है वो अभिजीत दीपके, रांका और सौरभ दास ने ले रखा है भाई। ये भी जेनजी वाले लोग हैं, इनकी भी मांग है। इनकी भी मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ही सुन रहे हैं। इस मुगालते में ना रहें ये लोग कि हम बहुत बड़े हीरो बन गए। तेरे जैसे तो 1000 हीरो रोज पैदा करते हैं भाई। ये जो मेडल जीत के आते हैं, अलग अलग राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेल, यहां वहां, सबसे पीएम मिलते हैं, उसी सम्मान के साथ मिलते हैं। उसी सम्मान के साथ इन कॉकरोचों से भी मुलाकात हुई थी। लेकिन अगर आप समझ लेंगे कि हमने झुका दिया, तो झुका नहीं पाओगे भाई। ये विद्यार्थियों, अब देखिए मैं एक और उदाहरण देता हूं। बिहार की खबर है दोस्तों। बिहार में विद्यार्थी कई दिनों से पटना में धरना पर बैठे हुए थे। कल उसका भी पटाक्षेप हो गया। शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक हुई। बैठक में उनकी जो मांगे थी, जो भी प्रमुख मांगे थी, सब मान ली गई, सब मान ली गई। इसमें टीआरई 4 भर्ती परीक्षा को एकल चरण में कराने की मांग थी, स्वीकार कर ली। ठीक है भैया। फिर ये लोग मांग कर रहे थे कि हाई कोर्ट के जज की अध्यक्षता में एक परीक्षा सुधार कमेटी बननी चाहिए, मान ली गई। भाई सरकार के अंदर कोई खोट नहीं है। मोदी जी की तरफ से एक साफ निर्देश है, किसी भी कीमत पर परीक्षार्थियों को उनका समय बर्बाद नहीं होने देना है।
इनका समय पढ़ाई में बीतना चाहिए, स्कूल में बीतना चाहिए, जो भी इनका पढ़ने का उपक्रम है उसमें बीतना चाहिए। यह धरना प्रदर्शन नहीं चलना चाहिए। जो उचित मांगे हैं वो सब मान लीजिए, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। यह साफ साफ निर्देश है कि परीक्षार्थियों, विद्यार्थियों की का जो समय है वो धरना प्रदर्शन में खराब हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देना है। सारी मांगे मांगनी, ये भी जेंजी हैं। अब देखिए, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उन्होंने खुद ट्वीट किया है बाकायदा, वो जो हस्ताक्षर के साथ सारी मांगे देख लीजिए। एक गलत फहमी पाल के जो बैठे ना अभिजीत, ये दीपके, रांका, दास, अरे यहां देखिए कितने सारे लोग हैं। क्या लिखा है? छात्रों की मांगों को लेकर सरकार शुरू से ही गंभीर रही है। अब छात्रों की मांगों के संबंध में निर्णय लिया गया है कि इस बार की टीआरई परीक्षा एकल चरण में आयोजित की जाएगी। अन्य 9 महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए हैं। लीजिए, 9। सरकार ने छात्रों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विद्यार्थी सहयोग पोर्टल और विद्यार्थी सहयोग शिविर की शुरुआत की है। इसके माध्यम से छात्रों की समस्याओं का समाधान 30 दिनों के भीतर किया जा रहा है। आपकी जो भी मांग है, जेन्युइन मांग, वो सब हम पूरा करेंगे। सरकार कोई जैसे बोलता है ना कि बस खूंटा तो यहीं रहेगा, बोले भैया ये भैंस को जरा इधर उधर कर लो, वो तो ठीक है, लेकिन खूंटा यहीं रहेगा, मतलब उसी के इर्द गिर्द घूमना है। ऐसा सरकार नहीं करती है। ये भाजपा की सरकार बदलती है, वक्त आने पर झुकती है। अब आइए, जो फर्जी जेंजी है, जो जेंजी के नाम पे एकदम ताव ताने एकदम खड़े हैं, आशुतोष रांका भाई कहां गए थे? जयपुर के रामपुरा कंवरपुरा गांव में सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने के। पहले तो भरपेट कूटा वहां लोगों ने, कुटाई हुई, मारा पीटा, उसके बाद हिम्मत नहीं हुई। क्या बोल रहा था ये आदमी? 48 घंटे के अंदर ये करो, नहीं तो हम ये कर देंगे, यही कहा था ना। कार्रवाई करो, एक्शन लो। क्या हुआ? इसी आशुतोष रांका पर दोस्तों SC/ST एक्ट में एफआईआर दर्ज की गई है। आशुतोष रांका 50-60 कार्यकर्ताओं के खिलाफ SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया गया है। किसने किया? गांव के निवासी भगवान सहाय धांका की शिकायत पर आशुतोष रांका और 50-60 सीजेपी कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। आरोप क्या है? सीजेपी टीम स्कूल निरीक्षण के बहाने गांव पहुंची, ग्रामीणों और महिलाओं के साथ गाली गलौज की, मारपीट किया, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, इसमें चोट पहुंचाई गई, शांति भंग किया गया। 3 धाराओं में SC/ST एक्ट की 3 धाराओं में यह मामला दर्ज किया गया है। और वहीं राजस्थान में एक विधायक हैं बगरू के, कैलाश चंद वर्मा, इन्होंने भी आशुतोष रांका पर जबरदस्त हमला किया है। दोस्तों, ये कह रहे हैं साफ साफ कि भैया सतर्क होकर रहो, ये जो तुम्हारे साथ लोग हैं ये तो आग लगाना चाहते हैं, ये संसद को घुसकर आग लगाना चाहते हैं। मैं ये बयान इसलिए दिखा रहा हूं कि भाजपा कोई डिफेंसिव मोड में नहीं है, किसी भी तरीके से ऑफेंसिव मोड में है दोस्तों। इसी तरह अभिजीत दीप के माफ कीजिएगा मामले में आइए। भाई लातूर जिले के औसा के पास जावली स्थित जिला परिषद उर्दू स्कूल में पहुंचे थे। अब यहां पर क्या हुआ, बहुत तामझाम किया। यहां एक शिक्षिका है 53 साल की, सैयद शमशाद बानो खैरात अली, उसने बाकायदा मामला दर्ज कराया है। ये कहा है कि ये दीपके और उसके जितने सारे चट्टे बट्टे हैं, ये बिना प्रशासनिक अनुमति के घुस गए, छात्रों के बीच बैठे, सवाल जवाब किया, जो पढ़ाई हो रही थी उसमें रुकावटें डाली, सोशल मीडिया पर पूरा वीडियो रिकॉर्ड करके वायरल कर दिया और स्कूल की छवि खराब की। जो सैयद शमशाद बानो खैरात अली है, उनकी शिकायत के मुताबिक 20 अगस्त को दीपके, अजिंक्य शिंदे और उसके साथ कुछ लोग स्कूल परिसर में घुसे और 1.5 से 2 घंटे तक मौजूद रहा। कौन कौन से धाराएं लगाई गई, जरा सुनिए। धारा 132, सरकारी कर्मचारी को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन से रोकने का मामला, हमला या बल प्रयोग। धारा 329(3), अनधिकृत प्रवेश,
धारा 351(2) आपराधिक धमकी देना, धारा 356(2) आपराधिक मानहानि। यानी एक तरफ SC ST एक्ट और दूसरी तरफ एक मुस्लिम महिला ने यह मामला दर्ज किया है। अब आप ही बताइए दोस्तों, क्या मोदी जी को कार्रवाई करने की जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं है। अरे वो तो लोगों को जगाना चाहते हैं। मैं कहता हूं आपको, उठिए, अपने अधिकारों के लिए लड़िए। इन फर्जी लोगों की जरूरत नहीं है। आपके स्कूल में दिक्कत है, आप खड़े होइए, बताइए अपने प्रशासनिक अधिकारियों को, उसके काम करने की जिम्मेदारी है, उसके पास पैसा आता है, वो काम करेगा। लोग जाग रहे हैं, जरूरत नहीं है। अभिजीत दिपके या रांका सौरभ दास ने अगर ये करके वहीं पर विराम दिया होता तो समझ में आता कि ये वास्तव में विद्यार्थियों के लिए, शिक्षा के लिए काम करने वाले लोग हैं। ये ठग हैं, ये देश को ठगने आए हैं, ये विद्यार्थियों के नाम पर अपनी राजनीति चमकाने आए हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं दोस्तों कि मोदी शाह को शायद इसी समय का इंतजार रहा होगा। इंतजार कीजिए, अभी इसका बड़ा फैसला यूपी चुनाव के समय दिखेगा। आपकी राय क्या है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आज आप सभी रक्षाबंधन की बधाई दीजिए अपनी बहनों को, भाइयों को, जरूर लिखिएगा। और आप जब दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी ताकत बढ़ती है। तो अपना प्रेम और स्नेह जरूर लुटाइए हम पर, ताकि हमारा भी मनोबल आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।